नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं, इसका हिस्सा बन सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज जलवायु परिवर्तन विश्व की सबसे बड़ी चुनौती है। इस चुनौती का सामना करने के लिए भारतवर्ष अग्रणी देशों की संख्या में आता है। भारतवर्ष अक्षय ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी की क्षमता में चौथे नंबर पर आता है। सौर ऊर्जा सेक्टर का डेवलपमेंट इतना महत्वपूर्ण है कि भारत ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस की पहल और स्थापना भी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतवर्ष के योगदान की व्याख्या ग्लासगो यूके में 2021 की COP26 समिट में करते हुए सौर ऊर्जा का महत्व बताया और ये बताते हुए पंचामृत की सौगात रखते हुए सौर ऊर्जा के लिए 3 श्रेणी में बात कही थी। पहली ये कि भारत 2030 तक अपनी ऊर्जा स्रोत का 50% अक्षय ऊर्जा स्रोत यानी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स के माध्यम से प्राप्त करेगा। दूसरी ये कि भारत 2030 तक कुल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन में 1 बिलियन टन की कमी प्राप्त करेगा। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण ये कि भारत 2030 तक 500 अक्षय ऊर्जा की क्षमता प्राप्त कर लेगा। इनमें से सबसे गृहिणी काम 500 मेगावाट अक्षय ऊर्जा की क्षमता प्राप्त करना है। इस श्रृंखला में सबसे महत्वपूर्ण काम है भूमि अधिग्रहण, क्योंकि 25 लाख एकड़ जमीन का भूमि अधिग्रहण 2030 से पहले करना होगा, जिससे हम ये उद्देश्य प्राप्त कर सकें। आज हम हमारी सौर ऊर्जा एक्सपर्ट राज सिंह निरंजन जी से सोलर पावर प्लांट के लिए भूमि अधिग्रहण के बारे में चर्चा करेंगे। राज सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। आपको बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि राज सिंह जी आपको हर विषय से जुड़े तमाम कानूनी पहलुओं की भी जानकारी देंगे। अगर आपका कोई सवाल है तो आप फ़ोन करके अपनी राय राज सिंह जी से ले सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर आप नोट कर सकते हैं, कॉपी पेन उठाइए और फटाफट हमारे फ़ोन नंबर नोट कर लीजिए। हमारे फ़ोन नंबर है 01206127 हमारा दूसरा नंबर है 01206127 तो सोलर पावर प्रोजेक्ट से जुड़ी कानूनी जानकारी आप ले सकते हैं। तो राज सिंह जी से हम जानेंगे कि आखिर किस तरह से इन चीज़ों को समझा जा सकता है। राज सिंह जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि सोलर पावर प्रोजेक्ट्स होता क्या है? सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करती है जी। तो इसकी अलग अलग मशीनें आती हैं। तो सबसे पॉपुलर मशीन है वो टीवी जी। फोटोवोल्टिक। तो सिंपल वे में मैं आंसर करूं कि अगर सौर इलेक्ट्रिक लाइट को, सन की लाइट को अगर इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने वाली जो मशीन है उसको सोलर प्लांट बोलते हैं। ये बिल्कुल एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है। और जैसा आपने बहुत अच्छा कहा, सबसे ज्यादा फायदा इसका किसानों को होगा जी, क्योंकि जिस तरह से आपने बोला कि 25 लाख एकड़ लैंड की जरूरत पड़ेगी सोलर प्लांट लगाने में। अगर 25 लाख एकड़ लैंड की जरूरत पड़ेगी तो किसान अपनी अपनी जमीन सोलर पावर प्लांट के लिए दे सकते हैं। उनको जो आप खेती से कमाते हैं उससे ज्यादा वो सोलर पावर प्लांट से कमाएंगे। जी बिल्कुल। ये भी समझना चाहेंगे आपसे राज जी कि सोलर पावर प्रोजेक्ट्स के लिए जमीन खरीदते वक्त किन डॉक्यूमेंट्स की मांग सरकार या जमीन बेचने वाले से करनी चाहिए, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है एक व्यक्ति के लिए। बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है ये। तो इफेक्टिवली 6 डॉक्यूमेंट, जब भी एक एंटरप्रेन्योर जो सोलर प्लांट लगाना चाहता है वो अगर जमीन किसान से खरीदना चाहता है या गवर्नमेंट से लेना चाहता है या किसी अन्य से तोड़ लेना चाहता है, डिस्ट्री से लेना चाहता है, तो 6 डॉक्यूमेंट अवश्य देखने चाहिए। और क्योंकि लैंड जो है, जमीन जो है, वो एक स्टेट सब्जेक्ट है, तो हर स्टेट में अलग अलग लैंड लॉज है। लेकिन ये 6 मुख्य डॉक्यूमेंट है। जैसे पहला आपका होगा लैंड ओनरशिप रिकॉर्ड, जिसको हम जनरली बोलते हैं खतौनी जी। दूसरा आपका है क्रॉप रिकॉर्ड, जिसको हम बोलते हैं खसरा जी। तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम है इसके, लेकिन इंग्लिश में अगर बोले तो खसरा को फील्ड बुक बोला जाता है जी। क्रॉप रिकॉर्ड का मतलब फील्ड बुक होता है जी। और लैंड ओनरशिप रिकॉर्ड का मतलब रिकॉर्ड ऑफ राइट होता है। अगर जिस स्टेट में आते हैं उनके ये 2 डॉक्यूमेंट मुख्य है। तीसरा डॉक्यूमेंट है टैक्सेशन जी। तो अगर कोई भी टैक्स बकाया है, अगर 10 रुपए का भी टैक्स बकाया है, उसकी भरपाई बहुत जरूरी है जमीन अधिग्रहण करने से पहले। थर्ड है यूटिलिटी रिकॉर्ड जी। तो जो वाटर टैक्स है, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वो आप देना पड़ेगा। नेक्स्ट लोकेशन रिकॉर्ड, तो जिस तरह से होता है
आपकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, तो इसमें आप सोलर प्लांट लगाएंगे, यहाँ पे सोलर रिजिस्ट्रेशन ज्यादा होनी चाहिए। नेक्स्ट है मॉर्गेज रिकॉर्ड। ये देखना बहुत जरूरी है कि उस खेत में या उस लैंड में कोई बकाया राशि तो नहीं है, कोई लोन तो नहीं है, जिसके कारण फ्यूचर में जब 25 साल 30 साल सोलर प्लांट चलेगा तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ये 6 मुख्य डॉक्यूमेंट्स हैं जब आप सोलर प्लांट के लिए जमीन अधिग्रहण करते हैं या जमीन खरीदते हैं। लेकिन ये ग्रीनफील्ड सोलर प्रोजेक्ट के जब नया सोलर प्रोजेक्ट लगता है तो ये 6 मुख्य डॉक्यूमेंट होंगे। लेकिन अगर आप कोई पुराना सोलर प्लांट के पास में अगर ये सोलर प्लांट एक और नया लगा रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल 5-6 मेगावाट का सोलर प्लांट पहले से है लेकिन आपने 2 मेगावाट का और लगाया, तो 2 डॉक्यूमेंट और चाहिए होते हैं, कमर्शियल रिकॉर्ड और उसका अपना कॉर्पोरेट रिकॉर्ड। बस ये आपने अगर 8 डॉक्यूमेंट देख लिए तो आपका काम समाप्त हो जाता है, आप फ्री होकर जमीन खरीद सकते हैं। बिल्कुल, मैं तो ये कहूँगा राज सिंह जी, एक शिक्षक की तरह आप पूरा समझा रहे हैं और जिस तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं, मुझे लगता है कि जो दर्शक देख रहे होंगे उन्हें बिल्कुल साफ तस्वीर हो गई है कि किस तरह से चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। राज सिंह जी, ये भी जानना चाहेंगे कि सोलर पावर प्रोजेक्ट्स के लिए लोन देने के लिए बैंक्स में क्या प्रक्रिया है और किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत बैंकों में होती है? रविंद्र, सबसे बड़ा रिस्क जो प्लांट होता है, जो कॉस्ट है, वो जमीन की गलती होगी। की जरूरत लगती है और इतना बढ़िया बोला कि अब इतना तो कोई इंडिया पूरा पैसा नहीं कर सकता, बड़ी कंपनी भी बड़ा इन्वेस्टमेंट इस तरह का नहीं कर सकती। जहाँ पे 1 मेगावाट में 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है तो कुछ ना कुछ पैसा बैंक से लेना पड़ेगा। तो जनरली जो ट्रेडिशन है कि 30% अमाउंट जो इन्वेस्टर है या फिर जो एंटरप्रेन्योर है वो अपना पैसा लगाता है और जो बाकी 70% अमाउंट है वो बैंक से लोन ले लेता है। अब बैंक से लोन लेने के लिए बैंक आपसे एक चीज मांगते हैं जिसको हम बोलते हैं ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट। अगर आपने एक ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट बना दी और बैंक को दे दिया, उस ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट में लैंड डिटेल्स होते हैं, उस ड्यू डिलिजेंस में टाइटल सर्च होता है कि पिछले 30 साल से जमीन कैसे है, कौन फुल ओनर है। तो उस ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट में वेरिफिकेशन होता है कि आपके पास जो कागज है वो मैच करते हैं कि नहीं करते हैं, ऑफिस से या कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस ड्यू डिलिजेंस से ये भी पता चलता है कि कोई प्रॉपर्टी इनकम तो नहीं है। तो फिर बैंक देंगे एक सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए, तो बिना ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट के आपको लोन नहीं मिलेगा। या तो आप पूरा पैसा लगाइए, लेकिन अगर आप पूरा पैसा नहीं लगा रहे हैं और आपको 70% लोन चाहिए तो आपको ये ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट बना करके कंपनी को सबमिट करना पड़ेगा। तो बहुत बड़ी बड़ी भी कंपनीज है, छोटी सी कंपनीज है, आप अपने हिसाब से इसको आगे बढ़ा सकते हैं। जी रविंद्र जी। बिल्कुल राज सिंह जी, ये भी है कि जब कोई योजना आती है, किसी तरह की इस तरह की योजना कोई आगे बढ़ाया जाता है तो उसमें कई तरह की चुनौतियां भी आती हैं। तो सोलर प्रोजेक्ट के लिए जमीन का अधिग्रहण जब किया जाता है तो इसमें क्या कानूनी चुनौतियां होती हैं? ऐसा है कि 5 चुनौतियां बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो ये देखना जरूरी होता है कि उस जमीन पे, क्योंकि आप ये देखिए एक सरकारी बात आपको बताता हूँ इंटरेस्टिंग, 33% ऑफ द लिटिगेशन इज रिगार्डिंग लैंड प्रॉपर्टी। मतलब अगर कोर्ट का तो जमीन या प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ हो, तो इसलिए ये देखना जरूरी होता है कि कोई लिटिगेशन पेंडिंग नहीं है और सेकेंड चुनौती होती है मिसिंग प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट। अब 30 साल का जो आप डॉक्यूमेंटेशन ले रहे हैं प्रॉपर्टी में, तो कई बार कोई एक बीच में सेल डीड मिसिंग होगी या कहां से कहां ट्रांसफर कैसे होगी ये मिसिंग होगी। स्टेट में कुछ आप लैंग्वेज खुलमान नहीं ले सकते, कोई भी चीज नहीं ला सकते, आपको प्रेजेंट परमिशन लेना बहुत जरूरी है। चौथी बहुत महत्वपूर्ण जो चुनौती है वो है अगर कुछ लोगों को सरकार ने प्रोटेक्शन दी, जैसे कोई अगर ड्यू कास्ट है या शेड्यूल टाइप का स्टेट वाइज अलग अलग कि आपको उनके इंटरेस्ट का ध्यान रखना पड़ेगा, उनकी आपको ये तो आप बिल्कुल ये भी समझना चाहेंगे, क्योंकि जब जमीन अधिग्रहण होता है और सोलर पावर के लिए ये सारी चीजें जब अधिग्रहित की जाती हैं तो क्या एडमिनिस्ट्रेटिव और रेवेन्यू की चुनौतियां भी पेश आती हैं?
एक छोटा घर है, बैठते हैं, देखते हैं टीवी, किसी के पास घर है, मकान, किसी के पास दुकान है और किसी के पास खेत है, तो उनको पता है कि उनकी रिकॉर्ड कीपिंग है रेवेन्यू ऑफिस में, वो थोड़ी अभी कमजोर है, वो धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है, कंप्यूटराइजेशन हो रहा है, इसलिए उसके रिलेटेड कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज आते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज ये आता है, एक तो नंबर लैंग्वेज का चैलेंज, कुछ जो हमारे डॉक्यूमेंट जमीन के वो उर्दू में है, क्योंकि पहले राज किसी का था, फिर किसी और का आया, फिर इंग्लिश में आ गया, तो वो कुछ लैंग्वेज अलग अलग वर्नाकुलर लैंग्वेज में है, तो कई बार वो ट्रांसलेट करना पड़ता है। एक एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज तो ये हो गया। दूसरा है फॉर्जरी ऑफ डॉक्यूमेंट का बड़ी वो होती है, लोग अपनी जमीन बेचने के लिए, आजकल तो कंप्यूटर है तो कागज कुछ भी बना सकते हैं, तो आपको ये चेक करना पड़ता है कि जो कागज वो दे रहा है वो सही है कि नहीं है। भाई उसको जाके सब रजिस्ट्रार या रेवेन्यू रिकॉर्ड से सर्च कर लिए, चेक कर लीजिए कि भाई मैच कर रहा है, उसकी है जमीन की नहीं है। फिर उसके बाद बहुत सारे जो पुराने डॉक्यूमेंट है 20-30 साल पुराने, वो दिखते नहीं है, इनलेजिबल, या पढ़े नहीं जाते हैं कि कौन ओनर था, किसके पास से किसके पास आई। तो जैसे मैंने खसरा की बात करी, तो अब खसरा में किसने खेती कब कब किस साल में या किस सीजन में करी, जायद फसल में या फिर कुछ और फसल में, रबी की फसल में, खरीफ की फसल में किसने करी, ये सब चेक करना पड़ता है। तो ये कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज है। जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा ये है कि सोलर के लिए आपको सब लैंड कंटेजियस चाहिए, मतलब एक साथ होनी चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक रायपुर में, एक बिलासपुर में और एक, आपको एक जगह पे कंसोलिडेटेड लैंड चाहिए, तब आपका सोलर प्लांट मेगावाट स्केल का या बड़ा प्लांट सफल हो पाएगा। तो ये कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस हैं जो सबको फेस करना है, और अगर ये उनसे उबर गया तो फिर 30 साल या मेरे ख्याल से अगला 10-15 साल तो उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बहुत बेहतरीन जानकारी दे रहे हैं और एंटरप्रेन्योर के लिए। बिल्कुल, बहुत बेहतरीन जानकारी दे रहे हैं राजरंजन सिंह जी। और ये समझना होगा, जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं, कि हमने ये समझने की कोशिश की कि सोलर पावर को किस तरह से लगाया जा सकता है, ज़मीन का अधिग्रहण कैसे किया जा सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव और रेवेन्यू की चुनौतियां किस तरह की आती हैं, इन सबको हमने समझने की कोशिश करी। हर संभव कोशिश करते हैं कि एक विषय को हम उठाएं और उस पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप तक पहुँचा पाएँ। और यहाँ पर राज सिंह जी लगातार अपडेट करते जा रहे हैं और साथ ही साथ हर चीज़ को बड़ी ही बारीकी से समझा रहे हैं। एक शिक्षक की तरह मुझे लगता है कि एक आम आदमी को भी ये पूरा प्रोजेक्ट समझ में आ जाएगा, जिस तरह से वो हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हम आगे भी राज सिंह जी आपसे जानना चाहेंगे, जो एनकम्बरेंस की बात कही हमने, एनकम्बरेंस का मतलब इस संदर्भ में क्या होता है और किसान कैसे खुद को इससे बचा सकते हैं? एनकम्बरेंस का मतलब होता है क्लेम अगेंस्ट प्रॉपर्टी जी। मतलब अगर जो आपका खेत है या आप जो लैंड ओनर है, उस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई भार तो नहीं है जी। भार 3-4 तरह के हो सकते हैं। जैसे रविंदर जी, एक बार हो गया कि कोई आपने लोन ले लिया है तो आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि जो भी इन्वेस्टर है या जो सोलर प्लांट लगा रहा है उसको वो भार मुक्त करवाना पड़ेगा उसको आपको, नंबर 1। तो सेकेंड है कि भाई कोई आपने मॉर्गेज के अलावा क्या आपने कोई टैक्स पेमेंट नहीं किया है। अगर कोई लैंड रेवेन्यू टैक्स ऐसा है वो कितना भी छोटा हो, क्योंकि अगर आप सिर्फ यूपी का छोटे से उदाहरण दिए कि यूपी का लैंड रेवेन्यू कोड देखें जी, तो रेवेन्यू अथॉरिटीज को छोटे से टैक्स के लिए सिविल अरेस्ट करने की पावर है जी। तो ये बिल्कुल ठीक नहीं होगा। जो भी सोलर कंपनी है या आप किसी भी पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत अगर सोलर प्लांट लगा रहे हैं जी, कि भाई आपका छोटा सा लैंड ड्यू बचा हुआ है, उसके कारण आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो ये जितनी भी लीगल लाइबिलिटीज हैं इनको हम बोलते हैं एनकम्बरेंस जी। एनकम्बरेंस को पता करने के 2-3 इजी तरीके हैं कि आप सब रजिस्ट्रार ऑफिस पे जाइए और उनको बोलिए नॉन एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट दे दीजिए। अगर कोई एनकम्बरेंस नहीं होगा तो वो नॉन एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट दे देते हैं। दूसरा, आप अगर कोई भी जो ओनर है उसकी ड्यूटी है अंडर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट बताने का कोई एनकम्बरेंस है नहीं जी। तो ये 2-3 चीजें आप करें, अगर लाइबिलिटी पूरी ओनर पे डाल दें तो आपको थोड़ा आसानी हो जाएगी। एंड आपको अगर एनकम्बरेंस नहीं है तो आपको लोन मिलेगा, अगर एनकम्बरेंस है तो बैंक भी बोलेंगे कि आप ये लोन चुकाइए जी। इसलिए ये एनकम्बरेंस का जो सवाल है बहुत जरूरी है, और जितनी फ्री हो या भार मुक्त हो प्रॉपर्टी उतना अच्छा रहता है जी। राज सिंह जी, कई बार अधिग्रहण के मुआवजे को लेकर सवाल खड़े हो जाते हैं। मान लीजिए कि कोई किसान अगर जमीन अधिग्रहण के मुआवजे से संतुष्ट नहीं है तो वो फिर उसको क्या करना चाहिए? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है रविंदर जी। और कई बार क्या होता है कि लोगों को ये लगता है कि जो नॉर्मल कोर्ट्स है हमारे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये हमारा मैटर जमीन का भी सुलझाएंगे, पर ऐसा नहीं है जी। लैंड इज ए स्टेट सब्जेक्ट, और लैंड स्टेट गवर्नमेंट के लॉ जो लैंड रेवेन्यू कोर्ट डिसाइड करते हैं
कि कौन कौन से मसले आप स्टेट लॉज लैंड रेवेन्यू एक्ट के अंदर में या लैंड रेवेन्यू कोड के अंदर में सुलझाएंगे और कौन से एक्ट जाएंगे नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। इस एक्विजिशन को अगर दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए, एक तो एक्विजिशन ये हो गया जब आपने सोलर प्लांट लगाया और उसकी बिजली ट्रांसपोर्ट करी पावर ग्रिड की लाइन पे या जो भी ट्रांसमिशन लाइन है उससे जोड़ने के लिए आपने एक इलेक्ट्रिसिटी लाइन बिछाई, तो आपके पास अधिकार है कि आप किसी भी किसान के खेत में घुस के एक खंभा गाड़ सकते हैं, एक पिलर गाड़ सकते हैं और अपनी इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट कर सकते हैं जी। उसमें प्रॉपर्टी आपकी नहीं होगी, वो किसान की रहेगी प्रॉपर्टी, पर आपके लिए पास एक राइट, सरकार ने आपको एक राइट दिया है कि आप ये खंभा गाड़ के इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसपोर्ट करिए। पर ये राइट फुल राइट नहीं है, आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा। अगर किसी भी किसान के खेत में कभी भी ऐसी कार्रवाई हो रही है, नंबर 1 वो एप्लीकेशन कलेक्टर के पास लगाएं और कलेक्टर साहब एक गाइडलाइंस है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उस गाइडलाइन के हिसाब से कैलकुलेशन सिस्टम, अभी कैलकुलेशन सिस्टम तो मैं अभी मौके पर नहीं बता सकता, पर कैलकुलेशन सिस्टम है, उस सिस्टम के हिसाब से आपको अप्रोप्रिएट मार्केट रेट का मुआवजा देंगे। तो एक तो नंबर 1 आपको मुआवजा मिल गया, प्रॉपर्टी आपकी रही जब ट्रांसमिशन लाइन की बात हो रही है। दूसरा, लेकिन अगर आप खुश नहीं है कलेक्टर साहब के आदेश से या डिप्टी कलेक्टर को अगर कलेक्टर साहब ने बोल दिया कि आप बता दीजिए मुआवजा क्या है, उस केस में घबराइए मत। जो अमाउंट ऑफ कंपनसेशन है उसके लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आप जा सकते हैं। दो अलग अलग बातें करिए मैंने जी जी। जब डिटरमाइन करना है कॉम्पनसेशन तो आप रेवेन्यू अथॉरिटी कलेक्टर के पास जा रहे हैं या उसके नॉमिनी के पास जा रहे हैं, लेकिन जब कंपनसेशन उससे बता दिया कंपनी ने या इंडिविजुअल ने आपको कंपनसेशन दे दिया, लेकिन आप सेटिस्फाइड नहीं है कि क्या जो कंपनसेशन किया है वो कम दिया है, तो आप क्या करें, आप उसके लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जा सकते हैं। तो ये दो सिनारियोज जो है वो इम्पोर्टेंट है। कई बार जो विलेज पंचायत है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चले जाती है, कलेक्टर के पास चली जाती है, ये अलाउड नहीं है जी जी। विलेज पंचायत के लिए अगर लैंड का डिस्प्यूट है, जब ट्रांसमिशन लाइन लगानी है तो वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सीईए के पास जा सकता है। ये भी नई बात बता देता हूँ मैं आपको जी। तो अगर कभी कभी गलती से किसी ने डिसाइड कर दिया तो वो गलत डिसाइड कर दिया। तो 3 सिनारियो हो गए। नंबर 1, अगर आपकी जमीन में खंभा गड़ रहा है तो कंपनसेशन देने का अधिकार आप कलेक्टर को है, उस पर एप्लीकेशन लगाइए, दीजिए। कंपनसेशन का अमाउंट जब एक बार क्लियर हो जाए और आपको लगता है कम है तो आप ज्यादा बढ़वाने के लिए या अगर हायर कंपनी आप अगर सेटिस्फाइड है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप सेटिस्फाइड बाई चांस नहीं है, उसकी कैलकुलेशन गलत करी है तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे, कंपनसेशन के अमाउंट को चैलेंज करेंगे। थर्ड, अगर विलेज पंचायत की लैंड है तो विलेज पंचायत न कलेक्टर के पास जा सकता है न रेवेन्यू अथॉरिटी के पास जाता है, उसको एक एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी में और बोलना पड़ेगा कि ये जो इसका मुआवजा या तो पंचायत को दिया जाए या कोई डिस्प्यूट है उसका कि लाइन चेंज करी जाए, वो डिस्प्यूट वहां पे सॉल्व होगा। तो ये 3 को 2 पार्ट में जब डिवाइड करते हैं ट्रांसमिशन लाइन के लिए ये 2 पार्ट जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राज सिंह रंजन जी, बहुत बेहतरीन जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई, इसके लिए आपका आभार व्यक्त करते हैं। तो ऐसे ही तमाम मुद्दों से जुड़े हुए कार्यक्रम हम आपके लिए लाते रहेंगे जो आपके लिए काफ़ी हितकर साबित होंगे। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।